नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा फैसला। चुनाव में टीएमसी नहीं लेगी हिस्सा। उम्मीदवार चयन में विपक्षी दलों ने नहीं ली थी राय। मानसून सत्र का आज चौथा दिन, आज भी नहीं चली संसद। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए हुई स्थगित। महंगाई पर चर्चा कराना चाहता है विपक्ष। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा से जुड़ी फाइल को किया खारिज। कहा, मेयर के सम्मेलन में भाग लेना सीएम के लिए उपयुक्त नहीं। लगातार चौथे दिन शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स 284 अंकों की तेजी के साथ 55,681 पर हुआ बंद। निफ्टी 84 अंकों की तेजी से 16,605 अंकों पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बढ़ते हैं आगे। तो आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है सोनिया गांधी से, क्योंकि आज सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश हुई। सोनिया गांधी की ये पेशी सालों पुराने नेशनल हेराल्ड मामले में हुई है। कांग्रेस का आरोप है कि ये सरकार की साजिश है और वो जानबूझकर सोनिया गांधी को परेशान कर रही है। इस पूरे मामले में कांग्रेस को विपक्ष का भी समर्थन मिल गया है और अब विपक्ष ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो क्या कुछ हुआ आज दिन भर, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। वहीं आज की दूसरी अहम खबर है राष्ट्रपति चुनाव की, जिसके आज नतीजे आ चुके हैं। तो कौन बना देश का नया राष्ट्रपति, ये भी जानेंगे। इसके साथ ही बात होगी ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग की पूजा का अधिकार मांगने के लिए लगी याचिका पर हुई सुनवाई की। इसके अलावा योगी कैबिनेट में क्यों मची हलचल और क्या हो सकते हैं इसके परिणाम, इस पर भी करेंगे बात। वहीं ये भी जानेंगे कि सीएम ममता ने बीजेपी पर लगाए क्या क्या आरोप। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, आज देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। संसद से सड़क तक कांग्रेस नेताओं ने सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया, जिसकी वजह थी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से हुई ईडी की पूछताछ, जिसको लेकर विपक्ष का आरोप है कि ये सब सिर्फ मोदी सरकार की साजिश है, क्योंकि वो अपने विरोधियों से डर गई है। तो आज क्या कुछ हुआ दिन भर और अब कब होगी सोनिया गांधी से पूछताछ, देखिए खास रिपोर्ट में। देश भर में शहर शहर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही ठप रही। दिल्ली की सड़कों पर प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। कांग्रेस के बड़े से बड़े दिग्गज सड़कों पर नजर आए, जिनमें मुख्यमंत्री से लेकर सांसद और विधायक तक शामिल रहे। कांग्रेस के बड़े से बड़े पदाधिकारियों ने अपनी गिरफ्तारी दी। कांग्रेस ने सरकार पर लोकतंत्र को दबाने के आरोप लगाए। दिग्गज नेताओं के अलावा बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, पानी की बौछार झेलते दिखे, बैरिकेड लांघने की कोशिश करते नजर आए। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। वजह थी नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की शीर्ष नेता और अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को आज तलब किया था। लेकिन इस बीच एक और तस्वीर सामने आई, वो थी विपक्ष की एकजुटता की तस्वीर। पीएम मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने साझा बयान जारी कर जांच एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर संघर्ष शुरू करने की बात कही है। इसको लेकर सभी विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बड़े स्तर पर विरोध की तैयारी कर ली है। साझा बयान पर कई दलों ने दस्तखत किए हैं। इनमें कांग्रेस, सीपीआईएम, वीसीके, टीआरएस, एनसीपी, शिवसेना, आरजेडी, सीपीआई, आईयूएमएल, आरएसपी, डीएमके का नाम शामिल है। आज दिन भर सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध होता रहा। बेंगलुरु में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एक कार को आग के हवाले कर दिया। कई जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। वहीं 75 सांसदों को हिरासत में भी लिया गया। 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने सोनिया गांधी को अब 25 जुलाई को फिर से बुलाया है। आपको बता दें कि बीमारी के चलते सोनिया गांधी की हालत ठीक नहीं है। सोनिया अभी कोविड की बीमारी से उभरी हैं। इसको लेकर भी कांग्रेस के अंदर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। जिस तरह आज सड़कों पर मोदी सरकार के खिलाफ हंगामा देखा गया, उसके बाद आने वाले वक्त में बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है।
सरकार के खिलाफ इस लड़ाई में कांग्रेस अकेली नहीं है, बल्कि पूरा विपक्ष उसके साथ है। और ये बात विपक्ष के साझा बयान से जाहिर हुई जो सरकार के विरोध में दिया गया है। यानी आज का दिन बेहद हंगामेदार रहा। ऐसे हंगामेदार होने के साथ ही आज का दिन जश्न भरा भी है, क्योंकि आज देश को नया राष्ट्रपति मिल गया है, जिसके लिए 18 जुलाई को वोटिंग हुई थी और आज मतगणना हुई। तो किसे मिली राष्ट्रपति की कुर्सी, देखिए खास रिपोर्ट। द्रौपदी मुर्मू होंगी देश की 15वीं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को करीब 3 लाख वोटों से शिकस्त दी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोटिंग हुई थी और आज सुबह 11 बजे वोटों की गिनती का काम शुरू हुआ। सबसे पहले सांसदों के वोट गिने गए और सांसदों के वोटों की गिनती के बाद जब परिणाम सामने आए तो तय हो गया कि यशवंत सिन्हा मुर्मू के मुकाबले बुरी तरह पिछड़ चुके हैं। कुल 773 सांसदों ने वोट डाले थे, जिसमें से द्रौपदी मुर्मू को 540 और यशवंत सिन्हा को 208 वोट मिले, जबकि 15 वोट रद्द हो गए हैं। एक सांसद के वोट की वैल्यू 700 है। इस तरह सांसदों के वोटों से ही मुर्मू के वोट की वैल्यू 3,78,000 और यशवंत सिन्हा की वोट वैल्यू 1,45,600 तक पहुंच गई। सांसदों के वोटों की गिनती के बाद विधायकों के वोटों की काउंटिंग हुई। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार राज्यों की मतपेटियां खोली गईं। सबसे पहले असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा के विधायकों के वोट गिने गए और दूसरे राउंड में भी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा पर अपनी बढ़त को मजबूत करना जारी रखा और अंतिम परिणाम तक सिन्हा मुर्मू के करीब तक नहीं पहुंच सके। मुर्मू की जीत जैसे ही तय दिखाई दी, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब मुर्मू के शपथ ग्रहण की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। मुर्मू 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। उन्हें देश के सीजेआई एनवी रमन शपथ दिलाएंगे। वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। मुर्मू दूसरी महिला होंगी जो देश की राष्ट्रपति बनेंगी। इससे पहले प्रतिभा पाटिल देश की राष्ट्रपति बनी थी। वो 2007 से 2012 तक देश की राष्ट्रपति रही हैं। चुनाव परिणामों के रुझान आने के साथ ही द्रौपदी मुर्मू के गांव में जश्न शुरू हो गया था। लोग ढोल नगाड़ों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के जरिए मुर्मू की जीत के आधिकारिक ऐलान का इंतजार कर रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी मुर्मू के जीत का जमकर जश्न मनाया। मतगणना के बाद साफ हो गया कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति होंगी। इसी के साथ अब सभी की नजरें हैं उपराष्ट्रपति चुनाव पर, लेकिन इसके साथ ही आज सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर भी थी, क्योंकि आज ज्ञानवापी मामले में दायर एक और याचिका पर सुनवाई होनी थी। तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, देखिए खास रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मंदिर में शिवलिंग की पूजा के अधिकार वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही शिवलिंग की कार्बन डेंटिंग की मांग को भी सुनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस नरसिम्हा की पीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि जिला अदालत मामले की सुनवाई कर रही है, ऐसे में हम इस पर सुनवाई नहीं कर सकते। जिला कोर्ट के आदेश पर ही आगे की कार्यवाही निर्भर करेगी। याचिकाकर्ता राजेश मणि त्रिपाठी से कोर्ट ने कहा कि जब निचली अदालत में सुनवाई लंबित है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका कैसे दायर कर सकते हैं। सिविल केस की सुनवाई की एक प्रक्रिया होती है। बेहतर है आप याचिका वापस ले ले। जिसे जो भी कहना है वाराणसी के जिला जज की कोर्ट में कहे। कोर्ट ने पूजा के अधिकार की याचिका तो खारिज कर दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है, उसकी याचिका पर भी सुनवाई को टाल दिया। सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने कहा कि मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश गलत था। ये अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर दिया गया। कई वर्षों से मौजूद यथास्थिति को बदल दिया गया है। अहमदी ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट का आदेश एक तरफा पारित किया गया था और उन्हें अपनी आपत्तियां दर्ज करने की अनुमति नहीं थी। इसे लेकर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वो निचली अदालत को निर्देश देंगे कि वो अपनी आपत्तियों पर फैसला किए बिना आयोग की रिपोर्ट पर भरोसा न करे। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 1 अक्टूबर तक के लिए टाल दी। कोर्ट ने कहा कि वह तब तक इंतजार करेगी कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर जिला कोर्ट क्या फैसला लेती है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसी के साथ हिंदू पक्ष को करारा झटका लगा। वैसे झटका तो योगी सरकार को लगता नजर आ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक मंत्री और विधायक सीएम योगी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और सीएम को दलित विरोधी बता रहे हैं। दिनेश खटीक के बाद अब एक और विधायक ने सीएम योगी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसने लगाए ये आरोप, देखेंगे इस रिपोर्ट में। पहले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने नाराजगी दिखाई। फिर योगी सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद की नाराजगी की खबरें सामने आई।
आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल की बेबसी भी सामने आई, जो कह रहे हैं कि योगी सरकार में स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्री हूँ, लेकिन अधिकारी मेरी नहीं सीधे योगी से ही निर्देश लेते हैं। मेरी तो सुनवाई ही नहीं होती। ये सुनवाई होती भी नहीं दिख रही थी कि अचानक जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की खबर आ गई। खटीक ने अपना इस्तीफा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को भेज दिया। अमित शाह को लिखी चिट्ठी में खटीक ने कहा कि दलित होने के कारण अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं, फोन पर भी बात को तैयार नहीं है। मंत्री बना दिया है, गाड़ी दे दी है, लेकिन सम्मान नहीं दिया गया है। मुझसे सारे अधिकार ले लो लेकिन सम्मान दे दो। खटीक ने अपने इस्तीफे को दलितों के सम्मान से जोड़ दिया, जिससे बीजेपी बैकफुट पर आ गई। खटीक को मनाने में पूरी पार्टी जुट गई। जेपी नड्डा ने दिल्ली बुलाकर उनकी शिकायतें सुनी। जनशक्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इमरजेंसी बैठक बुलाकर अधिकारियों को निर्देश दिया कि खटीक ने जितने भी पत्र अधिकारियों को लिखे हैं सब सामने लाए जाएं और उनकी हर समस्या का समाधान किया जाए। योगी आदित्यनाथ भी उनकी शिकायतों पर अब ध्यान देते दिख रहे हैं। केशव मौर्य अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं कि वो चुने हुए प्रतिनिधियों और मंत्रियों को सम्मान दे। वो बात अलग है कि केशव मौर्य खुद ही अधिकारियों के कामकाज को लेकर परेशान रहे हैं। इस बीच बीजेपी की परेशानी बढ़ाने वाला एक और पत्र वायरल हो रहा है। ये पत्र है सफीपुर विधानसभा के बीजेपी विधायक बम्बालाल दिवाकर का। दिवाकर भी दलित हैं और उन्होंने भी अपने पत्र में अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि वो उनकी बात नहीं सुनते हैं। बिजली विभाग के इंजीनियर का नाम लेते हुए दिवाकर ने कहा कि जब मैंने शिकायत की तो अपमानित होना पड़ा। दिवाकर की शिकायत पर अब जल्द ही एक्शन होता दिख रहा है। इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी दिल्ली बुलाया गया है। पार्टी अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका है। विपक्ष ने दलितों के अपमान का मुद्दा उठा दिया है। पहले मंत्री और अब विधायक, यानी योगी के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। बीजेपी के खिलाफ नाराजगी और आरोपों का ये सिलसिला यूं ही जारी है और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। अपने संबोधन के दौरान ममता ने बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया। क्या कुछ बोली ममता, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कोलकाता में शहीद दिवस मना रही हैं। इस दौरान ममता ने कोलकाता में आयोजित रैली में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी हर जगह सरकार गिराने में जुटी हुई है, यही उसका काम रह गया है। प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई बीजेपी की रीढ़ है, लेकिन इनके दम पर उनको कोई डरा नहीं सकता है। यानी कि ममता बनर्जी ने सीधे सीधे कहा है कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर विपक्ष की सरकार गिराने की जुगत में लगी रहती है। वहीं ममता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भी उन्होंने हमें हराने की कोशिश की है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। इसके अलावा सरकार की तरफ से जीएसटी बढ़ाने को लेकर किए गए फैसले पर भी ममता ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। ममता ने कहा कि अब मुरमुरे पर भी जीएसटी लगा दिया गया है, तो क्या बीजेपी के लोग अब इसे नहीं खाएंगे? मिठाई, लस्सी और दही पर जीएसटी लगा दिया। उन्होंने सवाल किया कि लोग क्या खाएंगे? मरीज के अस्पताल में भर्ती होने पर भी जीएसटी लगाया जाता है। ममता ने आरोप लगाया था कि बीजेपी हर राज्य में दूसरी पार्टियों की सरकार तोड़ने की कोशिश करती है। जाहिर है ममता का इशारा महाराष्ट्र में हुई तोड़फोड़ की तरफ था और जो कुछ वहां हुआ उसे देखते हुए सीएम ममता के आरोप सही भी हैं। हाल ही में उद्धव ठाकरे के नेताओं ने धोखा दिया और सरकार गिरा दी, लेकिन अब चोट खाए उद्धव फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और पार्टी बचाने के लिए अब उन्होंने नई रणनीति बनाई। क्या है रणनीति, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बीते एक महीने से सियासी घमासान मचा हुआ है। करीब 3 हफ्ते पहले राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई थी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बागी नेता एकनाथ शिंदे ने सरकार बना ली थी। वहीं विधायकों की बगावत के बाद हाल ही में उद्धव खेमे को लोकसभा में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के 19 में से 12 सांसदों ने मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे के लिए अपना समर्थन जता दिया है। अब ऐसे में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अब पार्टी संगठन पर जोर देना शुरू कर दिया है। वो शाखाओं और सदस्यों के जरिए शिवसेना को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने शिवसेना के संविधान संस्थापक बाल ठाकरे और मौजूदा अध्यक्ष के प्रति वफादारी की शपथ के लिए 50 लाख सदस्यों से हलफनामा लाने के लिए जिला प्रमुखों को निर्देश दिए हैं। वहीं पार्टी पदाधिकारियों से कुछ दिनों में वफादारी का शपथ पत्र जमा करने के लिए कहा गया है। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो अभी शिंदे कैंप की सत्ता का मजा ले रहे हैं, लेकिन जिस दिन बीजेपी को लगेगा कि इन
लोगों की अब जरूरत नहीं है तो इन्हें छोड़ दिया जाएगा। हमारे पास रास्ता यही है कि इस मुश्किल समय को बीतने दें। अभी के लिए हम सदस्यता और शपथ पत्र बढ़ाने की ओर ध्यान देंगे। राज्य की राजनीति में क्या हो रहा है उस पर ध्यान ना दें। एक बार हम 50 लाख शपथ का आंकड़ा पार कर लेंगे तो हम मुंबई में मीटिंग के लिए मुलाकात करेंगे। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि सबसे पहले उप शाखा प्रमुख ठाकरे परिवार की तरफ भरोसा दिखाएंगे। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने समर्थन के लिए अब उत्तर भारतीयों की तरफ भी रुख किया है। इसे लेकर ठाकरे ने मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीयों के साथ बैठक भी की है, जिसमें उत्तर भारतीय निवासियों के प्रतिनिधियों की तरफ से समर्थन का आश्वासन भी दिया गया है। वहीं ये समुदाय एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है जो आगामी बीएमसी चुनाव के परिणाम को बदल सकता है, जो 3 दशकों से शिवसेना के नियंत्रण में है। अब सांसदों और विधायकों की बड़ी संख्या में मुंह फेरने से परेशान उद्धव ठाकरे समर्थन जुटाने के नए रास्ते तो तलाश रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी बड़ा है कि वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं। और बुलेटिन के आखिर में बात 5 दिन में धंस गई योगी सरकार के एक्सप्रेसवे की। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक विकास का दावा करते हैं, कहते हैं कि हमने सड़कों का निर्माण करवाया, विकास का एक्सप्रेसवे बनवाया, लेकिन इस तरक्की की हकीकत क्या है वो तस्वीरें बयां करती हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी अपनी बदहाली की कहानी को बयां कर रहा है। 5 दिन में ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सड़क धंस गई है, जिसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसका उद्घाटन कर पीएम मोदी ने जमकर योगी सरकार की तारीफ की थी। अखबारों से लेकर टीवी में विज्ञापन देकर वाहवाही की थी, लेकिन विकास का ये एक्सप्रेसवे 5 दिन भी जनता के सफर को आसान नहीं बना सका और उसने अपनी बदहाली की कहानी को बयां कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 16 जुलाई को जालौन के कैथेरी गाँव से पूरे देश को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात दी थी। अपने शुभारंभ के पहले हफ्ते में ही एक्सप्रेसवे की सड़क धंस गई है। सड़क पर करीब 2 फीट गहरा गड्ढा हो गया, जिसमें एक कार फंसकर क्षतिग्रस्त हो गई। क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत के लिए जेसीबी मशीन पहुंची है। इस घटना से हड़कंप मचने के बाद अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सोशल मीडिया पर लोग एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर भी सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन खुद देश के प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। इससे ये साफ जाहिर होता है कि एक्सप्रेसवे में मानक विहीन और घटिया क्वालिटी के सामान का प्रयोग किया गया है। अब लोग तो मजे लेंगे ही, लेकिन सरकार तारीफ करने से नहीं थक रही है। अधिकारियों का कहना है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मात्र 28 महीने में बनकर तैयार हुआ है। यूपी सरकार के मुताबिक कार्यदापी संस्था ने समय से पहले काम पूरा होने पर सरकार के करीब 1132 करोड़ भी बचाए हैं। अब ऐसे पैसे बचाने का भी क्या फायदा जो लोगों की जिंदगी पर खतरा बन जाए। अब सड़क के धंसने के बाद सवाल उठता है कि क्या सरकार ने लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।